नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के टूटने की आशंका बढ़ती जा रही है। कतर में दोनों देशों की आमने सामने बैठक तो नहीं ही हुई, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हुई बैठक में भी कोई ठोस सहमति बनती दिखाई नहीं दी। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर पेच फंसा हुआ है। ईरान इन मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। इस बीच इजरायल के बयान हालात को और बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। इजरायल की हालिया धमकी पर ईरान ने अब अमेरिका को भी चेताया है। उसने कड़े शब्दों में कहा है कि इजरायल को सबक सिखाएगा ईरान, जिसके बाद पश्चिम एशिया में मौजूदा शांति पर खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। चीन को कब्जा नहीं करने देंगे, पनामा नहर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बीजिंग को खुली चेतावनी। कहा, नहर नियंत्रण पनामा को कभी सौंपा ही नहीं जाना चाहिए था। ताइवान को अपना बनाकर ही दम लेंगे, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने पार्टी के शतक भाषण में दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका और जापान को भी दिया कड़ा संदेश। यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, रूसी हमले के बाद अलर्ट पर पोलैंड, तैनात किए लड़ाकू विमान, क्षेत्र में बढ़ा तनाव। और चलते चलते में देखेंगे, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया मिलने के बाद भी दिमाग रहता है एक्टिव, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीरिया में असद शासन के बाद पहली बार नई संसद तैयार, अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने 70 सांसदों की सूची की जारी, 15 महिलाओं को भी दी गई जगह। भारत के साथ सीमा विवाद पर नरम पड़ा नेपाल, विदेश मंत्री खनाल बोले बातचीत के जरिए निकालेंगे रास्ता, ऐतिहासिक समझौतों और नक्शों के आधार पर बातचीत के जरिए समाधान की कही बात। बर्थराइट सिटीजनशिप मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट गलत था लेकिन ये मामला सुलझ जाएगा। कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए दोबारा बहाल की है अमेरिका में जन्म लेने पर नागरिकता। जो भी हमारे लिए खतरा होगा उसे हर हाल में बनाएंगे निशाना, अफगानिस्तान की पाकिस्तान को चेतावनी। हालिया हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जारी है तनाव। तो अमेरिका और ईरान के बीच लागू शांति समझौते पर संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि जिस 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर पहले दोनों पक्षों की तरफ से सहमति जताई गई थी, अब उसे लेकर बहस छिड़ गई है। अमेरिका ईरान के दावों को खारिज कर रहा है तो ईरान अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगा रहा है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है और पश्चिम एशिया में जो शांति फिलहाल बनी हुई है उस पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजरायल का तो बार बार कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो अमेरिका की मदद के बिना भी ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। बीते दिन इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तो यहां तक कह दिया कि मुश्तबा खामनेई की मौत तय है, इजरायल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। अगर वे किसी समझौते के जरिए ऐसा करते हैं तो ये और भी अच्छा होगा। अपने सुप्रीम लीडर को लेकर इस तरह की धमकी पर ईरान भी भड़क गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इस धमकी का करारा जवाब दिया है। उन्होंने इजरायल को तो जवाब में धमकाया ही, साथ ही साथ अमेरिका को भी चेतावनी दे दी। अरागची ने कहा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन यानी MOU की शर्तें बिल्कुल साफ है और हर कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से देख सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यह वादा किया है कि वो तेल अवीव में अपने सहयोगियों को काबू में रखेंगे। अगर वे अपने प्रमुख की बात नहीं मानते तो ईरान उन्हें सबक सिखाएगा। हमारे लोगों और हमारे नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी का तुरंत और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। यह विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के समझौते को लेकर कतर में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन वहां भी बात बनती दिखाई नहीं दे रही। ईरान ने आमने सामने बातचीत से इनकार कर दिया, जिसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो रही है।
ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा कि हमने दोहा बैठक में लेबनान में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अमेरिका की विफलता का मुद्दा उठाया था। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भी ईरान हॉर्मुज पर पूरे कंट्रोल और खाड़ी में आने जाने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की क्षमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने पर अड़ा हुआ है। अब भले ही इसके लिए बल प्रयोग करना पड़े, जबकि अमेरिका का साफ कहना है कि हॉर्मुज से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। लेकिन ईरान की जिद के आगे क्या इस बार भी अमेरिका झुक जाएगा? ये सवाल फिलहाल बने हुए हैं। वहीं परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने की इजाजत नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा कि हमारे परमाणु ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरह गलत हैं। ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी हालात में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। निरीक्षकों को वही पहुंच मिलेगी जिसकी इजाजत सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। यानी दोनों ही मुद्दे पर ईरान नहीं झुकेगा, ये साफ हो गया है। हालांकि फ्रीज्ड एसेट्स को लेकर जरूर दोनों देशों के बीच सहमति बनती दिखाई दी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान समझौते के तहत जारी होने वाली $6 अरब की फ्रीज संपत्तियों का एक हिस्सा जरूरी सामान खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि समझौते के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी, जहां किसी भी उल्लंघन की आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। यानी बिखरते समझौते को दोबारा समेटने की कोशिशें भी दिखाई दी, लेकिन जिस तरह अमेरिका और ईरान एक ट्रैक पर नहीं आ पा रहे, जिस तरह दोनों देशों में हॉर्मुज और परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर टकराव दिखाई दे रहा है, ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता मुमकिन हो पाएगा? फिलहाल कोशिश यही है कि क्षेत्र में दोबारा जंग शुरू ना हो, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को दी गई धमकी की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज किसी ना किसी देश को धमकी देते रहते हैं और इस बार ये धमकी आई है चीन के लिए। वैसे चीन को भी सीधे सीधे नहीं धमकाया, बल्कि धमकी तो पनामा को दी गई है, लेकिन निशाना चीन बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि चीनी कंपनियां नहर के दोनों छोर पर बंदरगाहों का संचालन कर रही हैं, जो रणनीतिक खतरा है। चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की फिराक में है। हम इसे कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा बनाया हुआ है और अगर जरूरत महसूस हुई तो हम इसे वापस लेंगे। ट्रंप पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि पनामा नहर का नियंत्रण छोड़ना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। पनामा संधि की शर्तों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पनामा ने नहर का कंट्रोल लेने के बाद फीस बढ़ा दी और इससे खूब पैसा बना रहा है। जब हमने नहर पनामा को सौंपी तो सबसे पहले उन्होंने जहाजों के लिए कीमतें 4 गुना बढ़ा दी और उनका एक भी जहाज कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने कीमतें बढ़ाई और तब भी जहाज कम नहीं हुए। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। ये कितनी बेवकूफी थी। ट्रंप पहले भी पनामा को धमकी दे चुके हैं, यहां तक कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका पनामा नहर पर कब्जा कर लेगा। अगर हम पनामा नहर की बात करें तो ये नहर 82 किलोमीटर लंबी है। यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच समुद्री व्यापार का एक मुख्य मार्ग है। इस नहर पर 1903 में काम शुरू हुआ था और 1914 में यह बनकर तैयार हुई। इसके निर्माण में अमेरिका की मुख्य भूमिका थी। 1977 में अमेरिका ने इस पर अपना नियंत्रण छोड़ने का फैसला किया और 1999 में पनामा को पूरा नियंत्रण सौंप दिया गया। लेकिन इसमें कई शर्तें भी जोड़ी गई थी और इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर पनामा नहर की तटस्थता या सुरक्षा को कोई भी खतरा पैदा होता है तो अमेरिका को इस नहर की रक्षा के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। और ट्रंप इसी शर्त को हथियार बनाकर पनामा पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के पनामा पर नियंत्रण हासिल करने का दावा कर वो खुद पनामा नहर को पनामा से छीनने की कोशिश में जुट गए हैं। अगर पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो इसे चीन के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि यहां से गुजरने वाले कुल माल में से 80% से ज्यादा का संबंध चीन से ही होता है और अमेरिका इस जलमार्ग से चीन के जहाजों की आवाजाही को बाधित या धीमा कर सकता है। और अगर चीन वैकल्पिक रास्ते के रूप में दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न का हजारों किलोमीटर लंबा और खतरनाक चक्कर लगाता है तो इससे ईंधन की खपत और माल ढुलाई की लागत आसमान पर पहुंच जाएगी।
और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताइवान के खिलाफ चीन के प्लान की। तो चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। हमले की तारीख करीब आती जा रही है। ताइवान का भी कहना है कि चीन और उसके बीच जंग का समय तेजी से करीब आ रहा है और यही कारण है कि अब ताइवान में बड़े पैमाने पर जंग का अभ्यास किया जा रहा है। देश की जनता को जंग के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहने को कहा जा रहा है। वहीं चीन ने भी साफ कह दिया है कि ताइवान कुछ भी कर ले, आखिर में उसे चीन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के 105वें स्थापना दिवस के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया है कि ताइवान का मुद्दा सुलझाना यानी ताइवान को चीन में शामिल करने का पार्टी का ऐतिहासिक मिशन है। यह कम्युनिस्ट पार्टी की अटल प्रतिबद्धता है और इसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। शी ने कहा कि हमारे सामने अवसरों के साथ साथ जोखिम और चुनौतियां भी हैं, लेकिन दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो या चुनौतियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, चीन पीछे हटने वाला नहीं है। ताइवान की आजादी का नारा लगाने वाले अलगाववादी कभी भी कामयाब नहीं होंगे। चीन ऐसे सभी लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा और किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने सीधे सीधे अमेरिका को भी संदेश दे दिया है कि अगर ताइवान के मुद्दे पर वो बीच में आएगा तो चीन अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। पिछले दिनों जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंचे थे, तब शी जिनपिंग ने ट्रंप को धमकाते हुए कहा था कि ताइवान के मामले में हम अमेरिकी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अमेरिका बीच में आएगा तो उसे चीन के साथ फुल स्केल वॉर के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ऐसे हालात में चीन और अमेरिका के बीच जंग तय है। और अब शी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका ताइवान के साथ आता भी है, तब भी चीन को ताइवान पर कब्जे से वो रोक नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना इतना आसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान भी इस मामले में खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ शी जिनपिंग के विरोध को नजरअंदाज कर अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचने की तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ जापान भी ताइवान के साथ तेजी से अपने सैन्य संबंधों को मजबूत बना रहा है। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये जापान की संप्रभुता और अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा और इन हालात में जापान अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यानी चीन और जापान के बीच भी जंग हो सकती है। ऐसे में चीन भले ही ताइवान को धमकी दे रहा हो, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास है कि ताइवान पर हमला एक बड़ी जंग का कारण बन सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की। तो हाल के दिनों में रूस के तेवर और भी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। रूसी सेना यूक्रेन में एक के बाद एक हमलों को अंजाम दे रही है, जिससे वहां भयंकर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यूरोपीय देश भी अलर्ट पर आ गए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य तैनातियां बढ़ा रहे हैं। रूस के ताजा हमलों की बात करें तो रूस ने 2 जुलाई को तड़के मिसाइलों और ड्रोन से कीव पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की कोशिश करते रहे। इस हमले ने नीप्रो नदी के दोनों किनारों पर स्थित शहर के सभी 10 जिलों को प्रभावित किया। इस दौरान भीषण विस्फोट हुए और कीव कई घंटों तक हिलता रहा। इस हमले के बाद पूरे कीव में एयर रेड सायरन बजने लगे और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में शरण लेने पर मजबूर हो गए। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर टकाचेंको ने बताया कि हमलों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक 9 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया, जिससे कई लोग मलबे में फंस गए। एक एम्बुलेंस स्टेशन भी हमले की चपेट में आ गया, जहां एक पैरामेडिक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए मेयर विटाली क्लिट्स्को ने लोगों से शेल्टर होम में रहने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी बताया कि खुफिया एजेंसियों ने पहले ही बड़े हमले की चेतावनी दी थी। उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने, अपने बच्चों और परिवारों की रक्षा करने और आश्रय का इस्तेमाल करने का आग्रह करता हूं। ये बहुत जरूरी है। वैसे ज़ेलेंस्की बीते कुछ वक्त से बार बार ये चेतावनी दे ही रहे थे कि रूस बड़े हमले करने की तैयारी में है और अब रूस की कार्रवाई ने कीव को धुआं कर दिया है। रूस के इस हमले का असर यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी सीमाओं के बाहर भी देखने को मिला। रूसी हमलों की बढ़ती तीव्रता को देखते हुए यूरोपीय देश पोलैंड ने अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं।
पोलैंड सिर्फ यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर नहीं है, बल्कि वो नाटो का भी सदस्य है। ऐसे में उसकी ये सैन्य तैनाती क्षेत्र में बड़े टकराव के संकेत के रूप में देखी जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए पोलिश सशस्त्र बलों ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये कार्रवाइयां निवारक प्रकृति की हैं और इनका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और हवाई क्षेत्र की रक्षा करना है, खासकर संकटग्रस्त क्षेत्रों से सटे इलाकों में। पोलैंड के इस कदम से रूस और यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ने की आशंका और बढ़ती नजर आ रही है। मौजूदा हालात में इस क्षेत्र पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे हमारे दिमाग के बारे में वैज्ञानिकों की अनोखी खोज की। तो जरा सोचिए कि आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, डॉक्टर आपको बेहोश कर चुके हैं, आपकी आंखें बंद हैं, शरीर बिल्कुल शांत है और आपको लगता है कि अब आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस वक्त भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, वो आवाजें सुन रहा होता है और यहां तक कि शब्दों का मतलब भी समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि अब तक तो माना जाता था कि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद इंसान की चेतना पूरी तरह खत्म हो जाती है और दिमाग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों की यह नई रिसर्च बताती है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल ये रिसर्च 6 मई 2026 को दुनिया की प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई। इस अध्ययन को बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने किया। इसके लिए उन्होंने उन मरीजों को चुना जिनकी मिर्गी की सर्जरी हो रही थी। जब मरीज पूरी तरह जनरल एनेस्थीसिया के असर में थे, तब वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग की गतिविधियों को बेहद आधुनिक तकनीक की मदद से रिकॉर्ड किया और दिमाग के जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया उसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। यही हिस्सा हमारी याददाश्त, सीखने और नई चीजों को समझने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। प्रयोग के दौरान मरीजों को बार बार एक जैसी आवाजें सुनाई गई, फिर अचानक बीच में एक अलग आवाज चलाई गई और हैरानी की बात यह रही कि हर बार दिमाग ने उस अलग आवाज को तुरंत पहचान लिया। इतना ही नहीं, जैसे जैसे यह एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता गया, दिमाग की प्रतिक्रिया और भी मजबूत होती गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने बेहोश मरीजों को छोटी छोटी कहानियां सुनाई और जब दिमाग के न्यूरॉन्स की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि दिमाग कहानी में इस्तेमाल हुए संज्ञा, क्रिया और विशेषण जैसे अलग अलग शब्दों के बीच फर्क कर पा रहा था। यानी बेहोशी की हालत में भी दिमाग सिर्फ आवाज नहीं सुन रहा था, बल्कि भाषा की संरचना को भी समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज आसपास की हर बात पूरी तरह समझ रहा होता है। यह स्टडी सिर्फ एक खास तरह के एनेस्थीसिया और दिमाग के सिर्फ एक हिस्से पर की गई थी, इसलिए इसके नतीजों को कोमा, सामान्य नींद या हर तरह की बेहोशी पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इतना जरूर तय है कि इस खोज ने इंसानी दिमाग को लेकर हमारी समझ को एक नया मोड़ दे दिया है। शायद हमारा दिमाग उतना शांत कभी होता ही नहीं है जितना हम अब तक समझते आए थे। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।